आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मेरा जीवन ही मेरा संदेश। नमस्कार, मैं प्रीतम कश्यप आज गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि पर आप सभी का नमन करता हूँ। जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की, तो हमें उन्हें केवल राष्ट्रपिता के रूप में नहीं देखना चाहिए, हमें उन्हें ये भी समझना चाहिए कि वो हमारे मार्गदर्शक एवं भारत को आजादी दिलाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने चाहे वो खादी वाले लोग, किसान लोग या आज की युवा पीढ़ी की, हम गांधी जी से प्रेरणा लेते हैं। गांधी ने उस समाज में आत्मनिर्भर होने की शुद्ध बताया कि खादी से हम ना ही केवल व्यापार अपना बढ़ा सकते परंतु आत्मनिर्भर भी बन सकते। आज 30 जनवरी या तो यूं कहिए 30 जनवरी 1948 5:17 जब गांधी जी की दिन दिहाड़े जब वो जा रहे थे अपने पूजा स्थल पर नाथूराम गोडसे उनकी हत्या कर। अब बात आती है यहाँ पर कि उसे सजा मिलनी चाहिए या यहाँ पॉलिटिक्स अपनानी चाहिए। ये बातों को हम अभी दूर ही रखते हैं, पर गांधी जी की पूरे देश के लिए कितने उपकार कार्य और जो भी आज हम अपना मार्गदर्शक बनाकर उनसे समझते हैं, उनको याद करना चाहिए और उनकी उन छोटी छोटी बातों से हमें प्रेरणा सीखनी चाहिए। इसी के साथ आज हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ MC डोमनी इन्हीं सब चीजों पे कुछ बातें आप सभी से बताना चाहेंगे। नमस्कार। As we remember the martyrdom of Gandhi today, the biggest contribution of Gandhi to the nation is the freedom of India and to the universe, non-violence. Yes, when we reflect about these two, we see the initiation of these started actually through an agrarian agitation. During that time, we know the farmers of Bihar, especially the tenant farmers, were forced to cultivate indigo for the benefit of the industry. So the farmers of the area were really suffering because of it. They could not even cultivate the crop that they required for their daily uses. They were in really plight. So this was communicated to Gandhi, and Gandhi reached there. As Gandhi reached there, he was arrested, but his patience paid. He exhausted the locals not to agitate or become violent. Be patient. And through his patience, he could bring forward what he was looking for, a peaceful solution to the agitation. Ultimately, the authorities released him and accepted the demands of the farmers there. Yes, this was the beginning of actually Indian independence, where Gandhi got the motivation, courage. Okay, through non-violence, we can achieve what we are looking at. And it actually achieved. We see when we look at the history of freedom struggle, we can see many incidents where Gandhi involved directly the farmers to mitigate their issues. Yes, I feel as Gandhi did
whatever to mitigate the farmers was by learning their grievances, being with them. I think a day has come for our leaders to actually get into the real life of farmers and understand their issues from the root and from the basic rules. That alone can bring a solution to today's crisis in agriculture. Let that be our resolution today. Thank you. आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो गांधी जी के बारे में सभी कुछ जानते हैं और ये यूं कहिए वो परिवार के उनका हिस्सा है। वो गांधी जी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य। उन्होंने गांधी जी के 14 वर्ष तक उनको अपने क्या कहिए दादाजी और कस्तूरबा माँ उनकी दादी जी हुई उनका स्नेह प्राप्त करा और बाद में तारा गांधी भट्टाचार्य जी ने एक किताब लिखी रिफ्लेक्शन ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एरा जो उस एरा और आज के बदलाव को भी दर्शाता। इन्होंने अपना यह यूं कहिए एक जीवन का हिस्सा गांधी स्मृति और गांधी दर्शन को समर्पण किया। आइए आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनसे कुछ शब्द सुनते हैं। मैं आप सबको नमन करती हूँ। आप सबके साथ इस सभा में शामिल होने से मैं सम्मानित हूँ। आज 30 जनवरी है और हम सब बापूजी को नमन कर रहे हैं। आज बापूजी के साथ मैं पूज्य कस्तूरबा को भी नमन करती हूँ क्योंकि वह नारी शक्ति के प्रतीक थी, मातृ शक्ति के प्रतीक थी। वैसे तो गांधी की सारे विश्व में खोज है, सिर्फ भारत में नहीं, एक जबरदस्त खोज है क्योंकि गांधी अब सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, साउथ अफ्रीका के भी नहीं, दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के लोग बापूजी को अपना समझते थे और उनका हक भी है क्योंकि गांधी वहाँ मोहनदास से महात्मा बने। लेकिन आज ऐसे गांधी की वो महिमा है, वो सत्य है कि सारी दुनिया में, विश्व में सब गांधी को अपना समझते हैं। लोग समझते हैं कि गांधी अपने हैं, लेकिन मैं इस बात पर भी आना चाहती हूँ कि गांधी परिवार के भी बहुत हैं। राष्ट्रपिता तो हैं ही, उनके परिवार के बारे में लोग जानते नहीं है इतना और न जानने की आवश्यकता है क्योंकि हम भी नागरिक हैं और जैसे गांधी को सब राष्ट्रपिता मानते हैं वैसे हम मानते हैं। लेकिन मेरे अनुभव बापूजी के साथ दूसरी तरह के रहे हैं। मैं लगभग 14 वर्ष की थी जब बापूजी वहाँ दिल्ली में बिरला हाउस में, जो आज गांधी स्मृति है, वहाँ पे उनकी हत्या हुई थी। उस समय मैं लगभग 14 वर्ष की थी। तो मेरे जन्म से लेकर 14 वर्ष तक मुझे उनका सत्संग प्राप्त हुआ, अपनी दादी कस्तूरबा का हुआ और हमारे देश के उस समय जो एक परिवर्तन में था हर प्रकार से, राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर और विचारों में जिस तरह से परिवर्तन में था, उस सब की एक तरह से मैं उस उम्र में बालिका थी, किशोर अवस्था में थी, लेकिन मैं साक्षी थी। तो आज जो परिवर्तन देखती हूँ इस वयोवृद्ध अवस्था में, आज मैं लगभग 87 साल की होने वाली हूँ। तो इसमें जो जो मेरे अनुभव थे, तो गांधी के बारे में मैं जो जानती हूँ वो सब पुस्तकों से नहीं सीखा मैंने, उनके साथ रह के उनके साथ जो छोटी छोटी बातें हुई उसमें से मैंने गांधी को समझा है। एक तो गांधी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी के सामने कोई गांधी नहीं थे। आज हम लोग सब गांधी को लेकर सोच रहे, गांधी कौन था, गांधी कैसे थे, गांधी क्या करते थे, कैसे उन्होंने पूरे विश्व में अहिंसा का विचार फैलाया, जिसने सिर्फ हमारे देश को आज़ादी नहीं दी बल्कि दुनिया भर में इंसान को, देश को, सबको एक आज़ाद होने का हक दिया। वह आज़ादी जो थी हमारे देश की, वो राजनीतिक आज़ादी थी, लेकिन गांधी के मन में जो क्रांति थी अहिंसा की, वो समाज को बदलने की थी, वो भी थी। राजनीति का युद्ध तो बापूजी ने हमारे देश को दे दिया, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन सही अर्थ में स्वराज पाने के लिए, जिसका अर्थ है कि नागरिक स्वयं पर नियंत्रण रखे, स्वयं जिम्मेदार हो,
वो जो था सर्वोदय का जो चिंतन, उसको शायद हमने अभी तक समझा नहीं। तो आज गांधी जी की जो 30 जनवरी अभी जो आने वाली है, हम लोग भी बापू जी को नमन करेंगे, उनको याद करेंगे। साथ में यह न भूलें कि उनकी जो अर्धांगिनी थी, जिनके बिना वो आज गांधी नहीं होती, कस्तूरबा, उस मातृशक्ति को भी नमन करते। उसके बिना गांधी जी को उस स्तर पे आने के लिए कुछ दूसरा बहुत कठिनाई होती, क्योंकि बा और बापू जी का ऐसा था कि बा हमेशा विरोध करती थी बापू जी का, कहती थी ये क्यों, कैसे कैसे। और जब उनको पूरा विश्वास हो जाता था कि बापू जी जो कह रहे हैं कर रहे हैं और ठीक है, तब उसको पूर्ण आत्मसात करती थी बापू जी की दार्शनिकता को। आज जब हम बात कर रहे हैं बापू जी की, बा की मातृशक्ति की, तो विश्व भर में मैं एक बात कहूंगी कि गांधी को आगे ले जाने का, समझने का, तो एक ही बात है, हम स्वयं के सत्य को समझें, तभी गांधी मिलेगा। हम गांधी को खोजेंगे तो गांधी नहीं मिलेगा। मैं अंदर अपने झांकू, अपने सत्य को समझूं तो मुझे बापूजी मिल जाएंगे, क्योंकि बापूजी ने अपने सत्य को समझा, उसके आधार पर अहिंसा पर चले, अहिंसा के प्रयोग किए, सत्य के प्रयोग किए, और एक आध्यात्मिक उनकी यात्रा थी जिसके बारे में बोलते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कर्म भूमि में एक हमेशा एक योद्धा की तरह उन्होंने बुनियादी काम किए। आज जो हम बापूजी के विचारों को जो आगे ले जाना चाहते हैं, अहिंसा के, सत्य को, करुणा को, एक नागरिक की शक्ति को, जो है जिम्मेदारी की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज हम बच्चों तक और नौजवानों तक कैसे पहुंचे। अगर बच्चों और नौजवानों को हम सही उदाहरण, मेरे जैसे वृद्ध लोग, हमारे और भी बहुत जवान लोग हैं, अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, वो उनके घर में जो बच्चे हैं, जवान हैं, उनको सही उदाहरण दें, सही शिक्षा दें, तभी हमारा एक सुंदर भविष्य होगा। आज का जो यथार्थ है वो एक भय का यथार्थ। मानस में हिंसा है और पर्यावरण में प्रदूषण है। तो मानस की हिंसा ही होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। गंगा प्रदूषित नहीं है, वो तो हमारा मानस है, मनुष्य का मानस है जिसने गंगा को प्रदूषित किया। तो हम अपनी जो हिंसा है उस पर काबू रखें। आज ये स्कूल कॉलेज में सब जगह बच्चों को, जवानों को सिखाना है कि देश की शक्ति नागरिक है, सरकार नहीं। गणतंत्र की शक्ति नागरिक में है। बापूजी की और बाकी जो अहिंसक, जो उनकी जो अहिंसा की क्रांति थी हमारे देश में, वो एक नागरिक की क्रांति थी। अहिंसा का झंडा लिए, अहिंसा का वचन लिए, अहिंसा का मंत्र लिए, और रचनात्मक कार्य में, बुनियादी काम में, जैसे बापूजी ने कहा कि हम हाथ पैर से कुछ काम न करें तो वह एक तरह से चोरी कहलाई जाएगी। हमें हाथ पैर से काम करना भी आना चाहिए, मस्तिष्क से काम करना भी आना चाहिए, दिल से भी सोचना चाहिए और सच्चाई के रास्ते में रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने चरखे को कहा कि वह एक अहिंसा के युद्ध का एटम बॉम्ब है। उसी से हमें स्वाधीनता मिली। अब एक दूसरी स्वाधीनता के लिए, जिसको हम स्वराज कह सकते हैं, जब नागरिक कहे कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हम अपनी एक एक नागरिक अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लें, तो आज हमारे देश में ऐसा हाल नहीं होता जो हो रहा है, जहाँ किसान अपनी स्थिति परिस्थिति से बहुत नाखुश है, और करोड़ों किसान हैं जो शायद देख भी रहे हैं कि सही भी हो रहा है। और खैर बहुत से लोग हैं जिनकी समस्याएं हमारे देश में, देखिए जो कपड़ा बनाते हैं उनके पास शायद कपड़े नहीं है, और जो घर बनाते हैं उनके ऊपर छत नहीं है। वैसे ही जो कृषि में जो काम कर रहे हैं उनके पास शायद खाने को नहीं है। लेकिन एक एक नागरिक सोचे कि हम लोग सफाई का अभियान कैसे रखें। सफाई सिर्फ झाड़ू लेके सड़क को साफ करने की नहीं है, सफाई है मस्तिष्क को हिंसा विहीन रखें, तब पर्यावरण भी प्रदूषित विहीन होगा।
और आज इन सब के बीच में कोरोना जैसे भयंकर महामारी ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया और देश में सब जगह तो कोरोना की बात हो रही है और इस महामारी की बात हो रही है। ऐसी कई बीमारी आएंगी क्योंकि हमने प्रकृति को ठीक समझा नहीं, प्रकृति के साथ हमारा तालमेल बैठा नहीं सही। तो अगर हमें प्रेम का व्यवहार रखना है, बंधुत्व का रखना है, क्षमा का रखना है, तो मेरी एक ही विनती है सबसे, इस वयोवृद्ध अवस्था में मैं सबको कहूंगी कि तुम्हारे सामने जो हो, बच्चे हो, जवान हो, सहपाठी हो, उनके सामने सही उदाहरण रखो, तो भविष्य में एक सुंदर परिस्थिति हो सकती है जहाँ पर्यावरण भी शुद्ध होगा और मानस भी हिंसा विहीन होगा। इसका प्रयत्न करना चाहिए। 30 जनवरी को हम बा और बापूजी को, मातृशक्ति को और गांधी के विचारों को, सर्वोदय के विचार को, खादी के विचार को, सबकी बात तो करेंगे, करते हैं, लेकिन उसको आगे कैसे ले जाएं ये उससे भी अधिक आवश्यक है। बापूजी को याद करते हुए, क्योंकि समय थोड़ा है, मैं ये कहूंगी कि आप लोग जब, खासकर मैं नौजवानों और बच्चों को कहूंगी कि जब बापूजी को याद करो तो ऐसे करो कि जो एक हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो निर्भीक था। आतंकवादी भी निर्भीक होते हैं, लेकिन उनमें उनको देखे दूसरों में डर पैदा होता है। बापूजी की निर्भयता के सामने दूसरों में अहिंसा होती है, दूसरों में स्नेह आता है, दूसरों का मानस हिंसा विहीन हो जाता है, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। वह निर्भयता चाहिए जो हमारे में प्रेम की और अहिंसा को उजागर करे, न कि भय को। तो भय विहीन भविष्य चाहिए। हमारे बच्चे आज आगे बढ़े, कल के जिम्मेदार नागरिक बने, जहाँ पे लड़की का, गर्ल चाइल्ड की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, वहीं बॉय चाइल्ड की शिक्षा उससे भी अधिक आवश्यक है। लड़का है करके माफ कर दिया, उसने गलती कर दी, ऐसी बात नहीं है। लड़के को सिर्फ क्या मेरा अंत्येष्टि करने के लिए हमारा बेटा है या मुझे कमा के देने के लिए नहीं, उसको नागरिक अच्छा बनना है। इसलिए बेटे की शिक्षा बहुत आवश्यक है। उसके सामने जिम्मेदारी के उदाहरण होने चाहिए, क्षमा के उदाहरण होने चाहिए और कैसे व्यवहार करना समाज में जिम्मेदारी के साथ, ये उदाहरण रखने चाहिए। तो गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो, लड़की हो या लड़का हो, उन सब के सामने एक सही उदाहरण दें। अगर हमारे जैसे लोग, वयोवृद्ध लोग, अभिभावक, माँ बाप, तभी एक सुंदर भविष्य बनेगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि बापूजी को, बा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम उन सबको प्रणाम करते हैं जो इसमें हमारे देश को, जिन्होंने स्वाधीनता दिलाई, राजनीतिक स्वाधीनता रह गई, और अब हमारा कर्तव्य है कि बापूजी के आखिरी सपने को, कि देश को एक सर्वोदय चिंतन की ओर ले जाए। हम सबका सहयोग चाहिए इसमें। जब हम बात करते हैं गांधी जी के 4 स्तंभ, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सर्वोदय और सत्याग्रह, देश में उस समय कैसे लाया गया ये सभी जानते हैं, पर क्या आज की युवा पीढ़ी इन चारों स्तंभों को मानती है? इसी चीज पे हम चर्चा करने के लिए बात कर रहे हैं नेशनल गांधी म्यूजियम के निर्देशक ए अन्नामलाई जी। आज के गांधी जी के पुण्यतिथि पर वो हम सभी दर्शकों से कुछ शब्द कहना चाहेंगे। I am going to share my thoughts on Mahatma Gandhi and various issues related to Gandhi and his ideology. Today is an important day in the history of India and especially for Gandhi. Today is a martyr's day. He lived his life for communal harmony. Therefore, we have to pledge today, take oath today, that India should be a multilingual, multicultural, multi-religious place where anybody can live very peacefully
and India has to give the message to the world that non-violence is the ultimate, and that is the most civilized means to settle any dispute. Gandhi was modern at that time, and many people, they don't know even how Gandhi utilized the modern communication system of that time. Telegram was the most modern communication technique at that time. Gandhi used, even communicating with the government, he used telegram. And you see, today is 30th January, and he shot dead around 6 o'clock. And the news of his death reached to the whole world within half an hour. 1948, we didn't have 2G, 3G or 4G. We didn't have the most sophisticated communication technique. How this message reached to the people, to the whole of country, to the whole of world? Because that is the power of not 2G, 3G, 4G. This is Gandhiji. He communicated to the whole world. He connected with the people. Therefore, it was possible to reach out to the nook and corner of the world. Therefore, we have to learn many lessons from Gandhi. How he connected with the people. If you are working for the people, whether it is a government or a public servant, if you are really working for the people, you have to connect with the people. That connectivity is missing today. We have to have a relationship with our own people. When Gandhi, this story is very popular, and everybody knows that when he was in a school, there was an inspection, and the teacher asked him to copy. He didn't copy. That story everybody knew. But what message Gandhi has given through that is very important even today. He said, I never learned the art of copying. He's not talking about the copying of the dictation given by the teacher. He's not talking about the copying in the examination. He's talking about the copying of any lifestyle. We are tempted to copy. We are following somebody. We are always safe when we follow somebody. But Gandhi never copied anything, whether it is struggle or his own lifestyle. That today's youth should learn this art. It is not art of not copying. Be yourself. That was Gandhi. Be truthful. Yes, everybody says. But be yourself. That is truthfulness. You have to be conscious of his own. Anybody or everybody should follow the dictum of what his own conscience says. That is missing today. We are always tempted to follow others. The second part of his life, he dedicated his whole life for his own experiments on non-violence. And non-violence is ultimate. When the whole world experimented violence, Gandhi experimented non-violence. The whole world failed in violent activities, but Gandhi successfully demonstrated the power of non-violence. He fought for the Indian freedom struggle. But at the same time, he loves the whole world, loves the whole humanity. He went to South Africa, he went to London,
to attend the second round table conference. You know who are the spokespersons of Indian freedom? All English people. That was the greatness of Gandhi. All the spokespersons for the Indian freedom struggle were all English people. Take for example, C.F. Andrews, English. Madeline Slade, Miraben, English girl. Agatha Harrison, English. Muriel Luster, English. All English people, they spoken for us. Why? Because he has taken our Indian freedom struggle to a higher plane. What is that plane? Domination. He was against the domination of white people, or domination, for that matter, any domination. Male domination, or color domination, or English domination. He was against all domination. His message is equality and justice. Even today, we are fighting for equality and justice. Therefore, even today, Gandhi is relevant, and youth should learn many things from Gandhi's life. And today is the best occasion to learn Gandhi, understand Gandhi, follow Gandhi. Thank you. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन की बातें और गांधी जी का एक प्रेजेंट वैष्णव जन को देने का इस विचारधारा को 125 देशों को लेकर गए उन्हें शोभना राधाकृष्णन, जो कि चीफ फंक्शनरी है गांधी फोरम फॉर एथिकल कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस। आइए आज हम सुनते हैं उनसे कुछ शब्द गांधी जी की पुण्य। नमस्कार। महात्मा गांधी का जीवन मेरी दृष्टि में श्रद्धा और पुरुषार्थ का महाकाव्य है। श्रद्धा सत्य के प्रति और पुरुषार्थ अहिंसा का। जितनी गहरी श्रद्धा होती उतना ही कठिन पुरुषार्थ करते थे महात्मा गांधी। उनकी आत्मशक्ति का सबसे बड़ा स्रोत भगवान में उनकी आस्था थी। उन्होंने कहा कि सत्य ईश्वर का सबसे गहरा और पूर्ण रूप है और भगवान के मार्गदर्शन में चलने के लिए उनको 2 विश्वास उनके मन में पक्की तरह से बैठे हुए थे। पहला विश्वास यह था कि वह ईश्वर के हाथों में एक साधन के अलावा कुछ भी नहीं है। ईश्वर उन्हें जिस भी रास्ते ले जाना चाहे ले जाए। दूसरा विश्वास था कि उन्हें सतत रूप से अपने आप को इंस्पायर करना होगा और उसका जो उन्होंने तरीका देखा और अपनाया वह था आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण और आत्म संशोधन का था। गांधी जी की सारी लाक्षणिकताओं के मूल में उनकी सत्यनिष्ठा थी। वे अपने से प्रश्न पूछते रहते थे और ये प्रश्न हमारे भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में पिछले 5000 साल से पूछा जा रहा है और वह है को अहम, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। गांधी जी ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा करने का ही है। उन्होंने कहा था कि सत्य ही परमेश्वर है और इस विश्वास के कारण महात्मा गांधी को 2 बातें समझ में आ गई। पहली समझ ये थी कि अगर ईश्वर सर्वत्र व्यापी है तो सत्य भी सर्वत्र व्यापी है। यदि प्रत्येक मनुष्य में सत्य का अंश है तो प्रत्येक व्यक्ति सत्य का आचरण कर सकता है, अपने को ऊंचा उठा सकता है और दूसरों की भलाई करने में सक्षम है। दूसरा विश्वास ये था कि मानवता के इतिहास में तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद मानवता केवल मंगलकारी दिशा की ओर ही प्रगति करेगी, क्योंकि सत्य जो ईश्वर है वह केवल अपनी बनाई हुई सृष्टि के कल्याण ही चाहता है। उनका जीवन भर का प्रयास सत्य के उस तत्व को खोजने का था, उसे जगाने में और उसको आगे बढ़ाने में समर्पित था। इसी कारण से वे सभी के साथ एकात्मकता का अनुभव करते थे और ये जो वननेस से एकात्मकता है ये आमतौर पर लोगों को, हम सबको समझ में नहीं आ जाता है जल्दी।
लेकिन उस समझ के कारण, एकात्मकता के समझ के कारण गांधी जी का कोई दुश्मन नहीं था, किसी से वैर नहीं था और ना ही किसी से उन्हें बदला लेना था। वे तो हर व्यक्ति को केवल अपनापन, प्यार, करुणा, सम्मान, रिस्पेक्ट और बढ़ावा देना चाहते थे। ये उनकी एक प्रमुख लाक्षणिकता थी। वे व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में सम्मान करते थे बिना किसी लेबल्स के। और ये उनकी जो सारी लाक्षणिकताएं हैं, अगर हम उन्हें समझें तो हम भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि गांधी जी अंततः आप और हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति तो थे, लेकिन अपने पुरुषार्थ, दृढ़ इच्छा शक्ति और सत्य निष्ठा की वजह से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप में बदलाव लाया। गांधी जी ने मानवता को नया रास्ता दिया और वो था अन्याय का प्रतिकार अहिंसात्मक ढंग से सत्याग्रह के द्वारा करने का। और इसी वजह से वे शाश्वत रूप से मनुष्यता के लिए प्रासंगिक रहेंगे। और इस रास्ते का प्रयोग तो विश्व भर के जाने माने नेताओं ने किया और नई पीढ़ी आज तक भी करती चली आ रही है। उनकी दूसरी देन थी आपसी मतभेदों को संवाद के जरिए सुलझाने का शांतिपूर्ण प्रयास करने का। अक्सर देखने में आता है कि विभिन्न धर्म या मतों के लोगों को मतभेदों को सुलझाने के बजाय वे और उलझा देते हैं और कई दफा तो दूसरे धर्म या मत के लोगों को अपने तरीके से बदलने के लिए उनके प्रति हिंसा भी करते हैं। तो ये तो तरीका हिंसा को बढ़ावा देता है। समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए, मैत्री और सद्भाव की स्थापना के लिए जो सबसे सही तरीका है वो है इंटरफेथ संवाद। और ये गांधी जी की मानवता के लिए बहुत बड़ी देन है। एक और देन जो बहुत सामयिक है वह है पर्यावरण संरक्षण। उन्होंने अपने सादे, सरल और आध्यात्मिक जीवन जीकर हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया है। उनका एनवायरमेंटल क्रेडो था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर आधारित रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिफ्यूजिंग और रिड्यूसिंग का था। प्राकृतिक संसाधनों का अक्सर औद्योगिक विकास के लिए दुरुपयोग किया जाता है। गांधी जी ने एक सदी पहले ही वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उपजी अस्थायित्व के बारे में चेतावनी दी थी और कहा था कि मनुष्य की जो ये असीमित लालच है वो पर्यावरण क्षरण और संसाधनों का संकट के मुख्य कारण रहेंगे। समाज में महिलाओं की समानता के लिए गांधी जी निरंतर प्रयासरत रहते थे। साउथ अफ्रीका के वर्षों से ही गांधी जी ने सत्याग्रह में महिलाओं को शामिल कर लिया था। वे महिलाओं के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका जो असीम धैर्य था, त्याग और बलिदान की जो भावना थी, उससे वे अच्छी तरह से वाकिफ थे। सर्वोदय या सभी का कल्याण की उनकी जो दृष्टि है वो बहुत सामयिक है और अब जो आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं या प्रवासियों के संकट में या अन्य लोगों के भी संकट में बहुत प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने मानव संगठन की बुनियादी इकाई जो है गांव, उसको हमेशा ध्यान में रखकर ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। स्वावलंबी, स्वतंत्र, स्वशासित ग्राम स्वराज की कल्पना और उन्होंने जो साकार मूर्तिवत हमको करके दिया वो बहुत ही सामयिक है। उनका जीवन बहुत पारदर्शी और खुला था। उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। कोई भी व्यक्ति उनसे आश्रम में मिलने आ सकते था, चर्चा कर सकता था। उनकी एक और देन थी उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर। उन्होंने ये कहा था कि अगर सेंस ऑफ ह्यूमर ना होता तो मैं इतनी सारी संकट जो मेरे जीवन में आए उसका सामना नहीं कर सकता था। गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 134 देशों में भारतीय राजदूतावासों ने मेरे द्वारा गांधी कथा का आयोजन करवाया था। और गांधी कथा हमारी जो प्राचीन कथावाचन परंपरा है उस पर आधारित है, जिसमें धुन भी है, भजन भी है, नरेशन भी है और प्रेजेंटेशन भी है। तो जिसको 2 लाख लोगों ने देखा और सराहा। विश्व के जितने भी देशों में मैंने गांधी कथा की थी उन सभी देशों में गांधी जी के प्रति असीम श्रद्धा और सम्मान देखने को मिला और उनके जीवन को, दर्शन को आत्मसात करने की लोगों में तीव्र इच्छा दिखी।
गांधी जी की प्रासंगिकता के बारे में तो उनके मन में कोई भी संशय नहीं है। गांधी जी को होलिस्टिकली यानी समग्रता से समझना चाहिए, खंडांश नहीं। जब तक हम उनके दर्शन को नहीं समझेंगे, उनकी आध्यात्मिकता को नहीं जानेंगे, उनके दर्शन, उनके विचार और विभिन्न काम, जैसे उनकी जुझारूपना, अन्याय के खिलाफ उनके अनेक छोटे और बड़े अहिंसात्मक आंदोलन, सत्याग्रह, जन जागरण, उनका नैतिक नेतृत्व, शिक्षा के प्रयोग, रचनात्मक कार्यक्रम, एकादश व्रत, नैसर्गिक उपचार, डाइट के प्रयोग, गांधीयन इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रस्टीशिप, मैनेजरियल स्किल्स एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, उनका वॉलेंट्री सेल्फ कंट्रोल और वॉलेंट्री पॉवर्टी का जीवन, जनमानस में समा जाने की कला, उनकी पत्रकारिता, समाज के विकृतियों के खिलाफ और उनका जो निरंतर संघर्ष चला और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके जो प्रयास हुए, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक गांधी जी को अधूरा और विकृत ही जानेंगे। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकेंगे। महात्मा गांधी अपने आप को आदर्शोन्मुखी वास्तववादी कहते थे। उन्होंने हर चीज जो उन्हें अच्छी लगी या कोई भी बात उन्होंने सुनी, पढ़ी या देखी और अच्छी लगी तो उसको, उन सारे आदर्श कार्यों को व्यावहारिक बना दिया और सही मायने में वे मैन ऑफ एक्शन कहलाए जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं था कि वो बहुत ही व्यस्त थे। हमारा मतलब है कि जीवन में विचारों को व्यवहार में लागू करने की कार्रवाई उनके जीवन की प्रेरक शक्ति थी। महात्मा गांधी के लिए हर बात का जवाब एक्शन में था। उन्होंने कहा था, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ मोर देन टन्स ऑफ प्रीचिंग। मेरी दृष्टि में गांधी जी ने मानवता को 3 बहुत बड़े देन दिए हैं, लेगेसीज दिए हैं। पहला है सत्याग्रह, दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम और तीसरा है एकादश व्रत या वो जो 11 नियम जो कि आश्रम वासियों के आध्यात्मिक प्रगति और स्वैच्छिक आत्मनियंत्रण के लिए बहुत अनिवार्य रूल्स थे। एकादश व्रतों का सिद्धांत था, जैसा अपने लिए चाहो वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करो। हालांकि गांधी जी की भूमिका और राजनीति में योगदान सर्वविदित है, लेकिन जो कम ज्ञात है वह है उनका स्वास्थ्य और वेलनेस के प्रति उनका जो योगदान था। गांधी जी इस सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते थे कि स्वस्थ मन शरीर को स्वस्थ रखता है। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मक सोच पर बहुत महत्व दिया। स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण और बीमारियों में उनकी रुचि, राजनीति में उनकी रुचि जितनी ही बड़ी थी। उन्होंने कहा था कि बीमारियों के लिए, उसका निवारण के लिए उपाय अपनाना इलाज से बेहतर है। यह भी उन्होंने कहा था कि बाहर और भीतर की स्वच्छता, नियंत्रित आहार और नियमित व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करना और उसको आचरण में लाना महत्वपूर्ण है और दवाओं के अधिक उपभोग से बचना सबसे अच्छा है। उनका प्राकृतिक चिकित्सा पे पूरा विश्वास था और वे प्रतिदिन आहार और उपवास से संबंधित प्रयोग किया करते थे। उनका यही कहना था कि यह समझने की आवश्यकता है कि रोगों का कारण क्या है, फिर उसको दूर करने के उपाय करने चाहिए, ना कि वो ही गलतियां दोबारा बार बार करें, बीमार पड़े और अत्यधिक दवाओं के सेवन के साथ उसके इलाज में लगे रहें। गांधी जी मूलतः वैज्ञानिक थे। उन्होंने वैज्ञानिक माध्यमों से समस्याओं के बारे में पढ़ा, समझा, जाना और प्रयोग में लाया। स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण प्रश्न पर दुनिया के लिए महात्मा गांधी का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए इस प्रश्न का अध्ययन और प्रयोग परमेश्वर और उनकी सृष्टि के सेवा का हिस्सा था, जो उनका मिशन था। उनका स्वास्थ्य का संदेश सरल था और अपनाना तो बहुत ही आसान है। इसमें हर एक को सादगी, स्वैच्छिक आत्मनियंत्रण, इच्छाओं को कम करना, परंपरा, सांस्कृतिक प्रथाओं और मूल्यों का पालन करना, प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलना, पर्यावरण और प्राकृतिक चिकित्सा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। गांधी जी स्वास्थ्य और वेलबींग में बहुत रुचि रखते थे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य के बारे में भी हमेशा सतर्क रहते थे। उन्होंने कहा था कि हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि वह किसी भी बीमारी को हमारे पास न फटकने दे
और हर व्यक्ति को अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। और ये समझ ये है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हमारे शरीर के कल्याण के लिए इन 5 तत्वों के बीच संतुलन और सामंजस्य जरूरी है। गांधी जी के जाने के बाद 7 दशक से भी ज्यादा बीत गए, लेकिन दुनिया के हर हिस्से में उनकी प्रासंगिकता पहले से भी ज्यादा महसूस की जा रही है। उनके दर्शन और कार्य का हर समय और हर स्थान के लिए एक स्थायी महत्व है। आज जो विश्व स्तर पर 3 तरह के संकटों का सामना कर रहा है विश्व। पहला संकट तो कोविड-19 महामारी है, और तनाव और बीमारी और मृत्यु और अस्तित्व का संकट है। दूसरा गंभीर और लंबे समय से चलने वाले वित्तीय संकट है, और तीसरा है इकोलॉजिकल क्राइसिस। हमें महात्मा गांधी के जीवन से सीखकर अपने अंदर उसका जवाब तलाशना होगा। जीवन जीने का गांधीवादी तरीका ऐसे संकटों के साथ जीने का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो सकारात्मक सोच, रिलैक्सेशन, कामनेस, इनर पीस, एब्सेंस ऑफ एंजाइटी को बढ़ावा देता है। इसलिए गांधी जी हर समय के लिए एक हीलर, वेलनेस गुरु और जीवन शैली के गुरु के रूप में भी हमारे सामने आदर्श रूप में खड़े हैं, रोल मॉडल के रूप में खड़े हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड केयर फॉर ऑल के गांधीवादी सिद्धांतों पर अमल करके हम इन संकटों का सामना कर सकते हैं। गांधी जी की शांति क्या सच में एक शांति थी, या उनके मन में उभर रहे विचारों की एक धारा थी जो आने वाले समय में देश को एक आजादी का नया मोड़ दिखाएगा? इसी सब बातों को लेते हुए आज हमारे साथ जुड़े हैं अध्यक्ष गांधी पीस फाउंडेशन के कुमार प्रशांत। आइए सुनते हैं। मैं कुमार प्रशांत हूँ, गांधी विचार और गांधी के काम का एक पुराना सिपाही हूँ, और इन दिनों गांधी शांति प्रतिष्ठान नाम की संस्था का अध्यक्ष हूँ। गांधी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत आसानी से तुरंत ये भी बात हो जाती है कि गांधी का मतलब शांति। गांधी और शांति जैसे एक पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। लेकिन मैं याद कराना चाहता हूँ कि इतिहास में गांधी से ज्यादा अशांति पैदा करने वाला दूसरा आदमी नहीं हुआ। वो देश के जिस कोने में गए वहीं हड़ताल हो गई, वहीं धरना हो गया, जुलूस हो गया, लाठीचार्ज हो गया, और आखिर में गोली गुजर गई। तो दूसरा कोई आदमी इतिहास में मुझको दिखता नहीं है जो शांति और अहिंसा के रास्ते इतनी बड़ी अशांति देश में पैदा कर सकता। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो एक रियासत थी पंजाब में, नाभा। आज़ादी के दौरान वहाँ एक बड़ा जुलूस निकला और नाभा के जो राजा थे वो भी उस जुलूस में शामिल हो गए। तो राजा साधारण जनता के साथ जुलूस में शामिल हुआ, यही अपने आप में बड़ी खबर थी। और जुलूस में गोली चली, और गोली चली और राजा साहब के पाँव में भी लगी। तो इतनी बड़ी घटना हुई कि गांधी जी को सेवाग्राम में तार भेजा गया। राजा साहब के पाँव में गोली लगी, गांधी जी ने तार से उसका जवाब भेजा। पाँव में क्यों लगी, सीने में क्यों नहीं लगी? ये गांधी की शांति है। गांधी की शांति स्मशान घाट की शांति नहीं है। वो न्याय और अधिकार के लिए आवाज उठाने वालों की शांति है, जिसमें जिम्मेवारी भी है, अनुशासन भी है, लेकिन मौत से एक कदम भी पीछे हटने की गुंजाइश नहीं। तो एक साहस है जिसका नाम गांधी की शांति। हम लोगों में चूंकि वो साहस नहीं है, इसलिए हम गांधी की शांति को बहुत ही निर्जीव सी शांति में बदल देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस नई तरह की जो कल्पना गांधी ने शांति के नाम से दुनिया में रखी, और जिसके कारण दुनिया भर के शांतिवादी उनको अपना नेता मानते हैं, और जिस कारण गांधी जी को नोबेल पुरस्कार न दे सकने की अपनी कमजोरी को नोबेल पुरस्कार समिति ने लिख करके अपने यहाँ लगा कर रखा है कि इतिहास कभी भी हमको इसके लिए माफ नहीं करेगा कि हम उनको इस सम्मान से सम्मानित नहीं कर सकते। तो गांधी की शांति में इतनी बड़ी ताकत छिपी हुई है
मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे कि गांधी की शांति बहुत खतरनाक शांति है, बहुत हिम्मत मांगती है, बहुत सत्य मांगती है। सत्य के बगैर गांधी की शांति का कोई अर्थ नहीं। चलिए सुबह का काम यूं करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें। ये दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं केवल भगवान से डरूंगा। मैं किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं किसी को अन्याय के समक्ष झुकूंगा नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीत लूंगा और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह लूंगा। इसी विचारधारा के साथ हम बात करते हैं आज हमारे कार्यक्रम के जो नेशनल गांधी म्यूजियम के पूर्व निदेशक रह चुके हैं डॉक्टर YP आनंद जी से। गांधी जी के को गए अब 70 साल से अधिक हो गए, किंतु यही नहीं, इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व में गांधी जी की जो रेलेवेंस है अब वो समझी जा रही है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हर साल वो नॉन वायलेंस डे उनके नाम पर मनाया जाता है। उनकी बातें जो हैं, जो हम जब देखते हैं उनका पूरा जीवन और उनके लेख, उनकी चीजें जो हमारी किताबों में हैं, उनके कलेक्टेड वर्क्स 100 वॉल्यूम्स में हैं, वो सारा कुछ जो है उससे पता लगता है कि कोई ऐसा विषय भारत का या कहीं भी ऐसा विषय नहीं है जिससे हमें कुछ सीख ना मिलती हो कि कैसे हमको चलना चाहिए। क्योंकि गांधी जी का मूल जो तरीका था जीवन का वो ये था कि उसको दो उन्होंने अपने असूल रखे थे। एक तो सत्य, सच्चाई, हर चीज में आपको सत्य का पालन करना है। कोई झूठ, कोई प्रेम, कोई ये, कोई वो नहीं होना है। दूसरा नॉन वायलेंस, अहिंसा का। उससे ये है कि किसी का, उन्होंने कहा कि हमें किसी से भी वैर, किसी से भी हमें कोई दुश्मनी का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमारे झगड़े जो हैं वो इशू से हैं, मुद्दों से हैं। व्यक्ति से झगड़ा हो ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति को तो हमने इकट्ठे होकर रहना है, क्योंकि हम एक ही हैं, भगवान एक ही है। अभी बात हो रही थी, कोई मेरे से पूछ रहे थे कि ये ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कैसे आ गया, गांधी जी ने कैसे मिला दिया। तो उनको मैंने बताया कि ये जो रामधुन थी, जो कि आश्रम में जो प्रार्थनाएं की जाती थी, वो तो थी रामानंद स्वामी जी की। वो था रघुपति राघव राजा राम। किंतु जब 1946 दिसंबर में नौकरी में गांधी जी गए, तो वहां पर मनु गांधी ने सजेस्ट, उनको याद आ गया कि एक और भी है रामधुन, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे। गांधी जी ने उसी वक्त उसको मिला लिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया, और वो हमेशा के लिए पब्लिक में रामधुन आ गई, जो कि पब्लिक मीटिंग में नहीं हो सकती। कोई भी ऐसा विषय नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, हर विषय जो है उसमें गांधी जी का मूल बातें जो हैं वो है कि हमको कैसे चलना है, कैसे किसी भी विषय को देखना है। उसको जब हम उनके उदाहरण जो हैं वो अनलिमिटेड है, वो हमें उदाहरण मिल जाते हैं, हम उनको पालन कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस विषय पर अभी और हर जगह और खासकर हमारे देश में तो जो भी समस्याएं हैं, उन्होंने जो राजनीति की समस्याएं हैं,
इकोनॉमिक ऑर्डर, गरीबी की, पिछड़ेपन की, जो उन्होंने सब कुछ किया वही अभी तक हम कर नहीं पाए हैं, क्योंकि हम व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, हम चीजों से प्रेम करते हैं। गांधी जी का था कि प्रेम जो है वो व्यक्तियों का आपस में है, किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा दुश्मनी का सवाल नहीं। हमारा झगड़ा है गलत बातों से, जो बात गलत है, इश्यूज, डीड नॉट द डूअर, वो कहा करते थे, डीड नॉट द डूअर। हमें गलती को सुधारना है, ना कि व्यक्ति को सुधारना है, गलती को सुधारना है। तो मैं तो ये कहूंगा कि चाहे आजकल जैसे हमारी पॉलिटिक्स राजनीति है, उसमें यदि हम सत्य का पालन करें तो फिर ये जो पैसे का सवाल है, दूसरी तीसरी चीजें हैं, हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर है, इतना भेदभाव है, और कास्ट सिस्टम, उन्होंने अंत में कास्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया था कि जाति का सवाल ही नहीं, जाति हो ही नहीं सकती, जाति एक ही है, ये उन्होंने आखिर में यही कहा था। तो हमें उन चीजों को हम ध्यान में रखें, देखें। उन्होंने हर भाषा के बारे में भी, साइंस के बारे में भी, हर चीज में उनके जो कहना था, उनकी जो अप्रोच थी वो यही थी कि सत्य और अहिंसा, उसके साथ नम्रता आ जाती है, नम्रता के सागर होना चाहिए। वो अपनी राम दो वो प्रार्थना में भी नम्रता के सागर कहा, तो वो कहा करते थे। तो हम उनकी चीजों, सादगी, जिंदगी की सादगी होनी चाहिए, जिंदगी में हम अच्छी तरह से रहें किंतु सादगी में से रहें। अभी आजकल कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो ये सोच रहे हैं कि गांधी जी का कैसे उन्होंने मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के झगड़े को कैसे उन्होंने उसका निवारण का सोचा, और वो चीज उन्होंने कही ट्रस्टीशिप। तो इसी तरह वो हर क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं कि कैसे गांधी जी की चीजों को हम, अभी और चीजें निकलती आ रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं। मैंने जब देखा, जब मैं म्यूजियम में, नेशनल गांधी म्यूजियम में डायरेक्टर था, तो वहां पर भगवत गीता का सवाल आया, कुछ लोगों ने उठाया, तो मैं देख के हैरान हो गया कि जितना गांधी जी ने भगवत गीता के ऊपर लिखा है उतना आज तक किसी ने नहीं लिखा, शंकराचार्य से लेकर। तो इसी तरह जो जैसे उन्होंने भगवत गीता को एक समझा, लिखा, पढ़ा, किया और फिर उसको पालन किया जीवन में, हर क्षेत्र में। उन्होंने कहा मेरे जीवन की भाषा ही गीता से है। तो उनके लिए कोई धर्म जो है, मजहब जो है, वो धर्म था, एक कर्तव्य है व्यक्ति का, कि व्यक्ति को कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करना है। हम ये सब चीजों के लिए गांधी जी की चीजों को हम अपने स्कूलों में बच्चों को, सबको, बड़ों को इस चीज को सिखाएं, और जो हमारी झगड़े हैं, जो भी हमारी अपनी भेदभाव हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, हम गांधी जी से ले सकते हैं, नसीहत ले सकते हैं। उससे हमें कुछ रास्ते मिल जाते हैं कि ऐसे करो, ऐसे सोचो, हमारी सोच कैसे होनी चाहिए। ये सोच ठीक होगी तो सब चीज ठीक चलेगी। अगर यदि सोच ठीक नहीं होगी, व्यक्ति अलग तरीके से, वो कहते थे सोचेंगे ही, किंतु वो अपनी अलग अलग सोच को भी कैसे चलें। मूल चीजें वही हैं, सत्य और अहिंसा। सत्य, अहिंसा, इन दो चीजों का, और नम्रता का, ह्यूमिलिटी, और हम अपने विचार को ऊंचे रखें। व्यक्ति से झगड़े का सवाल ही नहीं हो, सवाल हमारा सिर्फ बुराइयों को दूर करना है। व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता, व्यक्ति तो व्यक्ति है, वो भगवान का रूप है। ये गांधी जी का
सबक है जो हमें सीखना। मेरे नाम को तुमने सेकुलरिज्म का मुखौटा बना दिया। तुमने मुझे सत्ता पाने का जरिया बना दिया है। तुमने गांधी गांधी के जाप से अपने स्वार्थ की पूर्ति की है। तुमने नोट वाले गांधी से मोहब्बत की है। तुमने स्वार्थ और मक्कारी की इबादत की है। तुमने हर पल हर दिन मेरे नाम की हत्या की। गांधीवाद पॉकेट में नकली सपने बेचे हैं तुमने। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गांधी को भारत से बड़ा बना दिया है तुमने। गांधी के नाम के बहाने क्रांतिकारियों के बलिदान को भुला दिया है तुमने। युवा भारत को अहिंसा के नाम पर नपुंसक बना दिया है तुमने। भारत को तुमने, हे भगवान मेरे भारत के इन गांधीवादियों से बचा लो भारत के युवाओं को। फिर राष्ट्रकूट सिखा दो मेरे नाम को अब और बिकने से बचा दो। इसी विचारधारा के साथ जब हम बात कर रहे हैं आज गांधी जी के पुण्यतिथि, आपसे विदा लेते हुए फिर मुलाकात करेंगे अगले किसी कार्यक्रम पर। फिर से जय हिंद, नमस्कार।